कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करना जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम प्रोसेस हाउ यू कैन रिवाइज योर सिलेबस मोर टाइम्स। Hi, I am Souvik from West Bengal. I have cracked NEET 2021 with 614 marks with All India rank 13,350. Why revision is too much important? इसको पहले देखना पड़ेगा। अगर तुम तुम्हारा पूरा सिलेबस को विदाउट रिविजन अच्छे से कंप्लीट भी कर लेते हो तो सिर्फ 30% तुम्हारा दिमाग में रिटेन हो पाता है, ठीक है। एटलीस्ट तुमको 3 टाइम्स रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। सिलेबस जब कंप्लीट करोगे तब तुमको कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है, उसके बाद ही तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो पहले एक पॉइंट ध्यान रखना है, चूज करेक्ट सोर्स ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। तो तुम जब सिलेबस को कंप्लीट करोगे तब तुमको अच्छे से टीचर और अच्छे से नोट्स से सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि रिवीजन के टाइम भी तुमको वही पढ़ना है। तो रिवीजन के मतलब है री प्लस विजन। विजन मतलब विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का किसका विजुअलाइजेशन है? जो तुम पहले पढ़ लिया उसका विजुअलाइजेशन है, ठीक है। तो रिवीजन के टाइम तुम ज़्यादा इधर उधर मटेरियल चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए तुमको जो पहले तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी तुमको अच्छे से डिसीजन लेकर कोई एक अच्छे टीचर या फिर कोई कोचिंग से या कोई नोट से तुमको पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ तुमको क्या करना है, स्मार्टली सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या, क्योंकि तुमको टाइम सेव करना है, लास्ट में रिवीजन को टाइम देना है ज़्यादा। तो इसीलिए तुमको पहले कोई एक अच्छे सोर्स से रिवीजन सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद तुमको रिवीजन में आना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम तुम जितना तुमको डाउट आ रहा है, जो आ रहा है ना, वो तुम पहले सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम ही कर लो, ठीक है। अगर तुमको सिलेबस में मतलब तुम्हारा कोचिंग में पीडीएफ नोट्स मिल रहा है तो पीडीएफ नोट्स को यूज़ करो। तो अगर कुछ पॉइंट इधर उधर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तुमको लगता है कि मुझको ये लिखना चाहिए, तो उसको तुम एनसीईआरटी के साइड में जो ब्लैंक स्पेसेस दिया होता है ना, साइड में एंड ऊपर में, तो वहाँ पर तुम लिख लो, तो ये तुम्हारा बेटर होगा, इससे तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो तुम पीडीएफ नोट्स को पढ़ते रहो अच्छे से और तुम एनसीईआरटी के साइड में लिखते रहो और एनसीईआरटी को अच्छे से मार्क कर लेना, क्योंकि इससे तुम्हारा रिवीजन में और ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक। उस पीडीएफ नोट से हो रहा है तो ठीक है। अगर तुम्हारा सपोज कुछ पॉइंट एक चैप्टर का लग रहा है तुम्हारा नोट्स सही नहीं है, तो तुम और कोई टीचर से पढ़ लिया और उसका नोट्स बना लिया, ये एक तो चैप्टर के लिए ठीक है। और पूरा सिलेबस को ऐसे तुम कम्प्लीटली नोट करके टाइम वेस्ट मत करना। ऐसे क्या होगा, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और लास्ट में रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं बचेगा, जिससे तुम्हारा बाद में प्रॉब्लम होगा। पहले तुमको समझ, रिवीजन के टाइम पे तुमको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। वन होता है विजुअलाइजेशन एंड नेक्स्ट पॉइंट है ऑडियो एंड विजुअलाइजेशन। इस 2 पॉइंट से तुमको रिवीजन करना है। विजुअलाइजेशन है तुम्हारा पुराना नोट से ही तुमको रिवाइज करना है। तो रिवीजन के टाइम कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर उधर से और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने लगता है, तो रिवीजन के टाइम ये नहीं करना। रिवीजन के मतलब ये ओल्ड चीज़ को रिवाइज करना है। तो इसलिए मैं तुमको बताया कि तुम जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तब तुम जो चाहे कर लो, जहाँ से मतलब पढ़ लो और एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना लो जिसको तुम बाद में रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन के टाइम हाँ, अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 टॉपिक का डाउट रहेगा वो तुम अदर टीचर से कर सकते हो रिवीजन के टाइम। बट ये नहीं करना कि रिवीजन के टाइम पे तुम और कोई टीचर को फॉलो कर रहे हो जो पहले तुम जिससे कंप्लीट किया जिन टीचर से, उसको नहीं फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डोंट कॉपी एनीवन फॉर रिवीजन। तो तुम्हारा रिवीजन का स्ट्रैटेजी तुम्हारा खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा फ्रेंड जैसे तरह का रिवीजन कर रहा है तुम उसको कॉपी करने लग जाए, ऐसा नहीं करना। रिवीजन के टाइम का तुमको टाइम सेव करना है, तो इसीलिए तुमको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करना है। कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव नहीं करोगे तो तुम्हारा ज़्यादा टाइम लगेगा। तभी टाइम होता है कि हमारा रिवीजन में उतना मन नहीं लगता कि सेम चीज़ को बार बार पढ़ने में। इसीलिए तुमको क्या करना है, तुम फिंगर को यूज़ करो। ऐसे तुम्हारा सपोज तुम्हारा एक लाइन है बुक में, तुम लाइन के साथ ऐसे फिंगर को मूव करते रहो। अगर तुम्हारा फिंगर ऐसे मूव करते रहेगा और तुम उस फिंगर के तरफ देखते रहोगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन उस फिंगर के तरफ ही रहेगा, जिससे तुम्हारा कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं जाएगा। ये हो गया विजुअलाइजेशन, ठीक है। और ऑडियो क्या है, ऑडियो है तुम बोल बोल के ज़्यादा पढ़ते रहो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होता है कि सिर्फ बुक की तरफ दिख रहा है और पढ़ रहा है, ऐसा नहीं करना है तुमको। तुम ज़्यादा बोल के पढ़ दो, ठीक है। अगर तुम बोल के पढ़ोगे तो क्या होगा, तुम्हारा खुद की आवाज़ ही तुम्हारा कान में जाएगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा 2 टाइप के इनपुट तुम्हारा अंदर आएगा। 1 टाइप ऑफ इनपुट क्या है, तुम जो देख रहे हो बुक में, तुम्हारा उंगली चल रहा है उसके साथ तुम बुक्स को देख रहे है, ये एक विजुअलाइजेशन हो रहा है। और तुम जब बोलोगे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सिर्फ तुम्हारा खुद का ही आवाज़ तुम्हारे कान में आएगा, ठीक है। बाहर का कोई आवाज़, कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा अंदर नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा और तुमको रिवीजन और अच्छे से हो पाएगा।
और सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम तुमको क्या करना है, तुमको हाइलाइटर्स यूज करने हैं और तुम जो अच्छे अच्छे वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसको हाइलाइटर से मार्क करते रहो और ऐसे गोल गोल करके मार्क करते रहो, ठीक है। तो एंड, और, दिस, इन, ये सब आर्टिकल क्वेश्चन टाइप के वर्ड को तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम जब रिविजन करोगे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐसे उंगली के साथ साथ पढ़ते रहना, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा दिमाग में पूरा सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और तुम फ्लो चार्ट में ज़्यादा रिवीजन के टाइम पे फ्लो चार्ट पर ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। फ्लो चार्ट कैसा होता है, सपोज तुम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हो, तो नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ रहे हो सिर्फ तुम नाइट्रोजन साइकिल में जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देख लिया और नाइट्रोजन साइकिल देख लिया। ये तुमको क्या करना है, जो तुम सिलेबस जब कंप्लीट करोगे तब तुमको थोड़ा थोड़ा ये पॉइंट में थोड़ा ऐसे फ्लो चार्ट बना के रखना है पहले से। शॉर्ट नोट ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर को शॉर्ट नोट बना लिया, ऐसा नहीं। तो ऐसा जो पॉइंट होता है, सपोज तुम सेल साइकिल पढ़ रहे हो, सेल साइकिल में G1 में क्या क्या चेंज होता है, G2 में क्या क्या चेंज होता है, S में क्या क्या चेंज होता है, तो इसको तुमको पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तुम जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तभी क्या करोगे, G1 के साइड में तुम लिख लो G1 में क्या क्या चेंज होता है, G2 के पास में लिख लो G2 में क्या क्या चेंज होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम जब रिविजन करोगे तब सिर्फ तुमको 3 लाइन में पूरा G1 G2 S मतलब तुम्हारा पूरा सेल साइकिल रिवीजन हो जाएगा। ऐसे तुमको सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम से ही तुमको रिवीजन के टाइम का सोचना चाहिए, तुम कैसे रिवीजन अच्छे से कर सकते हो, ये तुमको पहले से सोच के ऐसे तुमको पढ़ना है, ठीक है। और क्या आता है, देखो अगर तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो, मैं एक्चुअली में पूरा वीडियो नीट के लिए बता रहा हूँ। नीट में क्या आई थिंक टोटल 98 से 99 चैप्टर्स है, ठीक है। अच्छा चैप्टर है 90, ठीक है। तो लगभग ऐसा ही है, मेन चैप्टर है 99 to 10 रहता है, छोटा मोटा चैप्टर है जिसको तुम इजीली हो जाता है रिवीजन। एटलीस्ट तुमको 2 मंथ्स बिफोर एग्जाम तुमको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 2 मंथ्स पहले एग्जाम कंप्लीट कर लिया, मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तुम्हारा क्या करना है, सपोज तुम्हारा मेन चैप्टर है 90, तो हर दिन तुमको एक एम सेट करना है, ठीक है। तुमको एक डेडलाइन देना है। अगर तुम कोई एक एम के साथ नहीं चलोगे ना तो तुम्हारा रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो तुमको क्या करना है, हर दिन तुमको 3 चैप्टर टारगेट करना है, ठीक है। कैसे करना है, और तुमको ये एम मतलब प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। सपोज तुम फिजिक्स का ऑप्टिक्स ले लिया और केमिस्ट्री का पी ब्लॉक ले लिया और बायो का सपोज तुम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ले लिया, तो एक दिन में ऑप्टिक्स भी बहुत बड़ा चैप्टर है और ब्लॉक भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये तो नहीं तुम कर सकते ना। तो तुमको ये देखना है तुम किसके साथ किसको रख रहे हो, इसको देखो पहले। सपोज तुम फिजिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रख लिया, तो केमिस्ट्री में तुम बी ब्लॉक रख सकते हो, मतलब और डी ब्लॉक ए ब्लॉक रख सकते हो, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक ए ब्लॉक। तो ऐसा तुमको देखना है कि एक बड़ा चैप्टर और इसके साथ एक छोटा चैप्टर रखना है, ऐसे प्रैक्टिकली एम सेट कर लेना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा 1 मंथ टाइम लगेगा, 30 into 3, मतलब अगर हर दिन तुम 3 चैप्टर को रिविजन करोगे तो तुम्हारा 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस अच्छे से रिविजन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो 1 मंथ है, नेक्स्ट 1 मंथ में तुमको 2 टाइम्स रिवीजन करना है। इससे तुम्हारा क्या होगा, लास्ट 2 मंथ में तुम्हारा एटलीस्ट 3 टाइम्स तो रिवीजन हो जाएगा। 11 जब तुम रिवीजन कर रहे हो, ये नहीं करना तुमके पूरा 15 डेज कंटिन्यूअसली 11 रिवीजन करते का, ये नहीं करना, ठीक है। अगर तुम 11 का रिवीजन एक दिन किया, उसके साथ तुमको क्या करना है, टुमारो 3 चैप्टर तुम 12 का रिवीजन कर लो। ऐसे 11 और 12 को साथ में लेते चलो, ठीक है। और टेस्ट देते रहो रिवीजन के टाइम पे। तुम्हारा ज़्यादातर कोचिंग सेंटर में क्या होता है, टेस्ट आ जाता है, तो टेस्ट को तुमको रिवीजन के साथ साथ टेस्ट देते रहना, ठीक है। और टेस्ट मतलब तुमको वीक में एक टेस्ट है, मोर देन इनफ। ऐसा नहीं करना कि रिवीजन के टाइम तुम हर रोज टेस्ट दे रहा, हर रोज टेस्ट दे। इसे टेस्ट देने से तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव नहीं होता, मार्क्स इंप्रूव होता है तुम्हारा रिवीजन से। हाँ, 1-2 टेस्ट तुम्हारे वीक में एक टेस्ट इनफ है, उससे ज़्यादा टेस्ट देने की तुमका कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कोई एक अच्छे कोचिंग सेंटर का टेस्ट उठा लेना, उसके साथ तुम रिवीजन करते रहना और ऐसे करते रहना, टेस्ट देते रहना, ठीक है। और रिवीजन के टाइम पे तुमको क्या करना है, तुम पूरा टाइम जो पहले जो टेस्ट दिया है ना, वो टेस्ट में जो तुमको क्वेश्चन गलत हुआ उस क्वेश्चन को तुम देखो, ठीक है। सपोज तुम पहले 10 टेस्ट दे लिया पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम, तो वो जो टेस्ट में तुम्हारा जो पॉइंट पर गलती हुआ, टेस्ट एनालिसिस करके देखो। टेस्ट एनालिसिस अगर तुमको नहीं पता तो मैं एक वीडियो बना रखा है, तो तुम उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो टेस्ट एनालिसिस के साथ तुमका क्या होगा, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा यहाँ प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा जो पॉइंट गलती हुआ था पहले, जो क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम हुआ था, उस पॉइंट को तुम एक बार रिवीजन के टाइम पर देख लेना। और क्या करना है, सपोज तुम पूरा एक दिन में 3 चैप्टर रिवीजन किया, उसके बाद 1 to 1.5 आवर तुमको क्या करना है, ऐसा आंख बंद करके ना तुम दिमाग में सोचते रहो, बैठ के शांति से सोचते रहो कि तुम पूरा दिन क्या क्या किया। इससे तुम्हारा क्या होगा, मेमोरी पावर, थिंकिंग एबिलिटी और बहुत बढ़ जाएगा। इससे तुम्हारा क्या है, एग्जाम में तुमको याद करने में
ईजी आएगा, ठीक है, याद ईजिली आ जाएगा, ठीक है, ये तुमका हैबिट में बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सोचो तुम्हारे सामने कोई एक इमेजिनरी स्टूडेंट बैठा है, तुम जो पॉइंट पढ़ लिया उसको, तुम्हारा सामने जो इमेजिनरी स्टूडेंट है तुम उसको पढ़ाने की कोशिश हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगा, इससे तुम्हारा वो कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट टैगिंग, सपोज तुम्हारा पहले जो मैं बताया टेस्ट एनालिसिस के साथ साथ तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुआ था वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में तुम चैप्टर के अंदर वो पॉइंट को टैग कर लेना, ठीक है। सपोज तुम आज 3 चैप्टर पढ़ लिया, उस 3 चैप्टर में तुम टेस्ट एनालिसिस के साथ मतलब 10 कॉन्सेप्ट टैग कर लिया, तो पूरा 3 चैप्टर एक बार तुम पढ़ लिया, रिवीजन हो गया। तो रिवीजन के बाद जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम क्या वो जो 10 तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है जो तुमने पहले से टैग करके रखा है उसको और एक बार देख लेना सोने के पहले, ठीक है। इससे तुम्हारा जो वीक पॉइंट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या आता है, कुछ स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि रिवीजन ज़्यादा, मतलब रिवीजन के टाइम थ्योरी ज़्यादा पढ़ना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो सपोज तुम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के जितना टॉपिक है, मतलब तुम्हारा फ्रिक्शन हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है, ऐसे एक्शन रिएक्शन, ये हर पॉइंट का, हर टॉपिक का तुम 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर इससे तुम्हारा हो जाएगा, और ज़्यादा तुमको पढ़ना है तुमको, ठीक है, थ्योरी ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब तुम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तुम जब तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तब तुम जितना मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और जो तुम रिवीजन कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो इतना भी क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है जो कि तुमको पढ़ने के टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। और तुम एक काम कर सकते हो, सपोज तुम्हारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूरा पढ़ लिया और उसके बाद सब तुम डीसी पढ़ने का बुक लेकर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खोला, वो सपोज उसमें 50 क्वेश्चन है, तुम्हारा पेरेंट्स को दे दो बुक, ठीक है। उनको बोलो कि रैंडमली 10 क्वेश्चन उनको चॉइस करने दो, ठीक है। सपोज उन्होंने बोला 2, 3, ऐसे 7, 50, ऐसे तुमको 10 क्वेश्चन चॉइस कर लेना और उस 10 क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लेना। अगर तुम्हारा वो 10 क्वेश्चन हो जाता है तो तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ तुम्हारा रिवीजन हो गया अच्छे से। तो ये करते रहो, और वीक में तुम तो एक टेस्ट तो दे ही रहे हो, उससे भी तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, और जो टेस्ट के अंदर जो गलत हो रहा है उसको भी अच्छे से देखते रहना, उससे भी तुम्हारा प्रैक्टिस है। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस तुमको क्वेश्चन नहीं करना है। और फिजिक्स में मैं बोलूँगा कि एक हर रोज़ तुम फिजिक्स में एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चन हर रोज़ तुम लगाते रहना, ठीक है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा फिजिक्स में स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में ये तुमको करना है, और केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो तुमको ऐसे तुम कर सकते हो टेस्ट के साथ साथ, और जो रैंडमली क्वेश्चन तुम पेरेंट्स को या और किसी को बोल सकते हो कि चॉइस करना, तुम उससे भी कर सकते हो। आई होप इससे तुमको कुछ हेल्प मिलेगा, तो तुम ये फॉलो करते रहो। ये वीडियो अगर तुमको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय।